नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है बीकॉम थर्ड ईयर में टैक्सेशन का जो पेपर है उसका फर्स्ट पार्ट डायरेक्ट टैक्स। और उसमें जो आपका डायरेक्ट टैक्स है वो है आयकर। और आयकर के लिए जो मैंने पहला वीडियो डाला था उसमें अपन ने आयकर का अर्थ, ठीक है, और किस तरह से इसकी कैलकुलेट करते हैं, विभिन्न चरण अपन ने देखे थे। लगभग 12 चरण हैं पूरी कैलकुलेशन के। तो मैं एक बार फिर से उनको आप रिपीट कर देता हूं कि किस तरह से अपन इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले जो पॉइंट होगा कुल आय की गणना। तो एक करदाता की कुल आय की गणना अपन किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले अपन निवासी स्तर का निर्धारण करेंगे कि करदाता भारत में निवासी है, गैर निवासी है या असाधारण निवासी है। उसका एक पूरा चैप्टर है, अपन उसका प्रैक्टिकल पूरा देखेंगे। आय को फिर 5 शीर्षकों में जब निवासी स्थिति का निर्धारण हो जाएगा तो करदाता की कुल आय का अपन विभिन्न शीर्षकों में क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। जिसमें आपका पहला हेड है सैलरी, वेतन, दूसरा मकान संपत्ति से आय, तीसरा व्यापार या पैसे से लाभ तथा अर्जन, चौथा पूंजीगत लाभ, और लास्ट में जो इसके अलावा जो इनकम बच जाती है उसको अपन अन्य सोर्सों वाले हेड में उसको लेते हैं। तो प्रत्येक हेड के अंतर्गत आय कैलकुलेट करेंगे और इन हेड्स के अलावा भी कुछ मानी गई इनकम होंगी। जैसे अवयस्क बच्चा है, पति पत्नी की आय है कि उसको किस करदाता की आय में उसको शामिल किया जाएगा। तो डीम्ड इनकम्स है उनको भी अपन जो इनकम टैक्स में जो प्रोविज़न निर्धारित हैं उनके अकॉर्डिंग करदाता की आय में शामिल करते हैं। उसके बाद आय संकलन के प्रावधानों को लागू करना, ठीक है। ये हेड्स जो हैं, प्रत्येक हेड में आय की कैलकुलेशन करने के लिए प्रावधान है, उनको लागू करके अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। प्रत्येक हेड के अंतर्गत हानि लाभ जो भी पता चलेगा कि किस हेड में तो आय हुई है और किस में हानि हुई है। उसके बाद हानियों की पूर्ति और उन्हें आगे ले जाना। एक हेड में अगर हानि हो गई है तो उसे दूसरे हेड की आय से अपन राइट ऑफ कर सकते हैं। बट कुछ प्रोविज़न है, कुछ शर्तें हैं, उनको लागू करते हुए ही अपन हानियों की पूर्ति करेंगे और आय को आगे ले जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला जो था, इसके बाद हानियों की पूर्ति के बाद सकल कुल आय अपने को मिल जाएगी, क्रॉस टोटल इनकम। और सकल कुल आय में से फिर अपन कटौतियां घटाएंगे। धारा 80C से लेके 80U तक की डिडक्शन अपन उसमें से घटाएंगे। इसके बाद जो आपकी इनकम आएगी वो होगी टोटल टैक्सेबल इनकम। और फिर इस पर अपन टैक्स की रेट से अपन जो भी रेट्स निर्धारित हैं अपन उससे टैक्स लगाएंगे और टैक्स की गणना करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस था पूरा। चलिए अपन आज जो पढ़ने वाले हैं वो है महत्वपूर्ण परिभाषाएं। आय इनकम टैक्स रिटर्न तक अपन ने देख लिया था जो प्रोसेस था। ये बेसिक कंसेप्ट है, ये सिर्फ आपको एक फर्स्ट लेसन, एक इंट्रोडक्शन लेसन है। बाकी ये जैसे इनकम टैक्स रिटर्न है, इसका पूरा चैप्टर है, काफ़ी लेंथी है। किस तरह के रिटर्न अपन फाइल करते हैं, कौन सा रिटर्न कब फाइल करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अपन लेसन वाइज देखेंगे। आज जो है सबसे महत्वपूर्ण है वो है इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है। कुछ टर्मिनोलॉजी है जिनको अपने को समझना है कि किसका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले अपन आते हैं 2.1 निर्धारिती असेसी सेक्शन 2 उसका सब सेक्शन 7, ठीक है। निर्धारिती का क्या मतलब होता है, असेसी, ठीक है। ये प्रत्येक व्यक्ति, देखिए निर्धारिती का अर्थ उस व्यक्ति से होता है जिसके द्वारा इस अधिनियम के तहत कोई कर या किसी भी राशि का भुगतान किया जाता है। सिंपल सा है, क्लियर हो गया होगा। निर्धारिती या असेसी का अर्थ है ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के तहत, अधिनियम कौन सा, 1961 आयकर अधिनियम 1961 के तहत किसी भी तरह की कोई राशि अगर देने का दायित्व उस पर बनता है तो वो असेसी हो जाता है, ठीक है। तो देखिए प्रत्येक व्यक्ति जिसके संबंध में इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही के आकलन के लिए मूल्यांकन किया गया है, उसकी आय किसी अन्य व्यक्ति की आय जिसके संबंध में वे निर्धारित है उसके द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा निरंतर नुकसान उसके कारण या अन्य व्यक्ति धन वापसी की राशि। मतलब कि सीधा सा मतलब है ऐसे कोई सा भी व्यक्ति जिसको किसी भी तरह की कोई राशि इस इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत देई है वही आपका असेसी हो गया, ठीक है। सिंपल सा है। आगे आइए कर निर्धारण वर्ष, असेसमेंट, सेक्शन 2 का सब सेक्शन 8। कर निर्धारण का मतलब है ये वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी करदाता की आय कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाती है। इसी लाइन से क्लियर हो जाता है कर निर्धारण यानी कि असेसमेंट, ठीक है। ये वो प्रक्रिया है जिसके तहत करदाता की आय का निर्धारण किया जाता है, उसके कर का निर्धारण किया जाता है। सिंपल सा है कर निर्धारण। तो ये असेसमेंट शब्द का मतलब समझ लें, कर निर्धारण।
व्यक्ति, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। धारा 231, ठीक है। व्यक्ति का क्या मतलब है इनकम टैक्स में? देखिए, करदाता की परिभाषा हमें व्यक्ति की परिभाषा की ओर ले जाती है। जो करदाता की जो डेफिनेशन दी है उसका मतलब है व्यक्ति की परिभाषा, क्योंकि वह इससे निकटता से संबंधित है। व्यक्ति शब्द का महत्व एक अन्य दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, यथा प्रत्येक व्यक्ति आयकर आरोपित होता है। अब व्यक्ति का जो डेफिनेशन दिया है इसमें एक प्राकृतिक सकल, जो व्यक्ति का जो अर्थ बताया है इनकम टैक्स में वो है प्राकृतिक सकाय प्राणी। प्राकृतिक सकाय प्राणी, व्यक्ति का मतलब तो क्या होता है? प्राकृतिक सकाय प्राणी, जिसका शरीर है उसका मतलब होता है व्यक्ति। बट इनकम टैक्स में कुछ कृत्रिम व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है जिनकी स्थापना या जिनका अस्तित्व किसी विधान के तहत होता है, ठीक है। तो सिंपल सा है, इसमें उन व्यक्तियों के बारे में बताया है जिनको व्यक्ति माना गया है। सबसे पहले वेष्टि। वेष्टि का मतलब एक अकेला प्राकृतिक सकाय प्राणी, ठीक है। उसका अर्थ है इसमें महिला पुरुष दोनों शामिल हैं, अवयस्क बच्चे भी शामिल हैं, ठीक है। ये वेष्टि का इसका मतलब हो गया। हिंदू अविभाजित परिवार। आयकर अधिनियम के अंतर्गत हिंदू अविभाजित परिवार को कर निर्धारण के प्रयोजनों के लिए पृथक इकाई माना गया है। इनकम टैक्स में एक हिंदू अविभाजित परिवार को, ये हिंदू अविभाजित परिवार क्या होता है इसका भी अपन आगे अर्थ देखेंगे, इसका भी लेसन है पूरा। हिंदू अविभाजित परिवार को आयकर निर्धारण के लिए एक पृथक इकाई माना गया है। ये वो लोग हैं जिनको व्यक्ति माना है, ठीक है। वेष्टि हो गया, हिंदू अविभाजित परिवार हो गया। अगला है आपका हिंदू, अब ये देखिए पूरा डिटेल आपको दे रखा है। इनको अपन जैसे ही अगले टॉपिक में चलेंगे वहाँ पर इनको, जब कैलकुलेशन वाला जो चैप्टर है उसमें अपन इनको अच्छे से समझेंगे। ये काफ़ी है, ये आपको पढ़ लेना आप इसको। अगला है कंपनी। ये सब चीज़ें आप अच्छी तरह से जानते हो। कंपनी में घरेलू कंपनी होंगी। अब घरेलू कंपनी का क्या मतलब है? जो कंपनी एक्ट 2013 या 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, ठीक है। और विदेशी कंपनी जो किसी भी विदेशी कानून के तहत पंजीकृत है। फर्म, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हो। तो इनकम टैक्स में एक और चीज़ है व्यक्तियों का संघ और व्यक्तियों का निकाय। ये चीज़ें आप इनमें पढ़ लेना, काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो देखिए अब व्यक्ति में क्या क्या शामिल हो गए? एक तो वेष्टि, हिंदू अविभाजित परिवार, कंपनी, फर्म और व्यक्तियों का संघ और व्यक्तियों का निकाय। इस पर टैक्स लगाया जाता है इनकम टैक्स एक्ट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थानीय प्राधिकरण भी इसमें आते हैं। कृत्रिम व्यक्ति। अब कृत्रिम व्यक्ति, देखिए कृत्रिम व्यक्ति का मतलब क्या है? ये श्रेणी इस प्रकार के प्रत्येक कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति का समावेश करती है जो किसी अन्य शीर्षक में नहीं आते हैं, ठीक है। जो ऊपर अपन ने देखे हैं वेष्टि, वो सारे एक डिफाइन है, एक परिभाषित रूप उनका होता है। पर जो भी व्यक्ति या वेष्टि इनके अंदर के शामिल नहीं है वो किस में शामिल करेंगे? कृत्रिम व्यक्ति में, ठीक है। अगला है आपका आय की परिभाषा। अब देखिए सबसे चीज़ जो समझने की है कि टैक्स जो अपन लगाएंगे वो इनकम पे लगाएंगे, तो अपने को सबसे पहले आय का पता होना चाहिए, उसकी परिभाषा अपने को आनी चाहिए कि किस चीज़ को अपन आय मानेंगे इनकम टैक्स के उद्देश्य से। देखिए इनकम टैक्स में आय की कोई पृथक से परिभाषा नहीं दी गई है, बल्कि उन लेन देनों या उन चीज़ों को बताया गया है जिनको आय माना गया है, ठीक है। सीधा सीधा आय, इसमें कोई परिभाषा इसकी नहीं दी गई है, बल्कि उन सभी मदों को या उन सभी प्रकारों को बताया है जो आय मान सकते हैं, जिनको आय माना जाता है। देखिए क्या क्या हो सकते हैं आपके लाभ, अधिलाभ, ठीक है, लाभांश और धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए कुछ शोध संगठन या विश्वविद्यालयों, अन्य शिक्षा संस्थान या अस्पताल, अन्य चिकित्सा संस्थानों आदि को प्राप्त स्वैच्छिक योगदान या अंशदान, वेतन के स्थान पर लाभ, ठीक है। ये सारे वो चीज़ें हैं, आप इनको देख लें, काफ़ी लंबा है, इनको एक एक को पढ़ना तो काफ़ी ये हो जाएगा, तो आप इनको एक रीड कर लेना। वैसे जो जो पॉइंट इसमें है वो सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, देखी हुई है, समझी हुई है, बस उनको एक बार आपको पढ़ना है, इसको उसी में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सारे प्रकार आपको दे रखे हैं कि किस किस को इनकम माना गया है, कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन इसमें नहीं है, तो आप इसको एक बार देख लेना। आयकर अधिनियम के 1961 के अंतर्गत आय की अवधारणा क्या है? देखिए किसको अपन आय मानेंगे, इसको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताए हैं, ठीक है। डेफिनेशन नहीं है, कुछ जो इनकम या जो प्राप्ति आपको हो रही है उसकी नेचर किस तरह की होनी चाहिए, तब जाके आप उसको आय मानोगे। तो इसके लिए उसने कंडीशन बताई है इनकम टैक्स में, निरंतर प्राप्तियों के साथ आकस्मिक प्राप्ति। अब देखिए ये कुछ प्रकार हैं, तो इनको किस तरह से इसमें ट्रीट किया जाएगा इनकम टैक्स में।
निरंतर प्राप्तियों के साथ आकस्मिक प्राप्तियां। आय सामान्यतः एक सामान्य मौद्रिक वापसी होती है जो निश्चित स्रोतों से नियमित रूप से अर्जित होती है। ठीक है, अर्जित होने की संभावना होती है। हालांकि आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत यहाँ तक कि कुछ आय जो निरंतर अर्जित नहीं होती है उन्हें भी कर के उद्देश्य के लिए आय माना जाएगा। एक बेसिक सा कंसेप्ट है कि आपको आय निरंतर प्राप्त होती है या कोई प्राप्ति जो निरंतर हो रही है उसी को अपन इनकम मानेंगे। बट कैजुअली आपको कोई प्राप्ति हो जाती है तो इनकम टैक्स के उद्देश्य से वो भी आपकी आय मानी जाएगी और उसको उस पर कर लगाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लॉटरी से जीतना, लॉटरी आपको यकायक निकलती है और आपको उससे बहुत सारा पैसा मिल जाता है तो वो इनकम टैक्स के दायरे में आ जाती है। ठीक है, तो ऐसी अगर प्राप्ति होती है तो उसको भी अपन आय मानेंगे। राजस्व प्राप्तियों के साथ पूंजीगत प्राप्तियां, इनको भी इनकम टैक्स में शामिल करेंगे। ठीक है, राजस्व प्राप्तियों का मतलब आप कोई व्यवसाय करते हो और व्यवसाय की मुख्य क्रियाओं से जो रेवेन्यू या जो प्राप्ति आपको होती है उसको राजस्व प्राप्ति कहते हैं और वो इनकम टैक्स के दायरे में आती है। ठीक है, बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंतर्गत उसकी कैलकुलेशन की जाती है। साथ ही कुछ ऐसे लेन देन भी हो जाते हैं जो रेगुलर नहीं होते हैं व्यवसाय में, कभी कभी होते हैं, हर बड़ी अमाउंट ये होते हैं जो पूंजीगत प्रकृति के होते हैं, तो उनमें भी लाभ हो जाता है, तो ऐसी प्राप्ति पर भी इनकम टैक्स लगता है। ठीक है, अगला देखिए शुद्ध प्राप्तियों के साथ सकल प्राप्तियां। ठीक है, इस चीज़ को भी अपन समझ लेते हैं। आय का आशय सकल प्राप्ति नहीं और शुद्ध प्राप्तियां होता है। शुद्ध प्राप्ति के साथ सकल प्राप्ति, देखिए कोई अगर प्राप्ति आपको होती है तो उसको उसके साथ कुछ खर्चे भी होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी बेची या कोई मकान बेचा आपने या कोई प्रॉपर्टी आप बेचते हो तो उसके साथ कई सारे खर्चे भी होते हैं। जैसे मान लीजिए 5 लाख में आपने प्रॉपर्टी बेची है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना, जिसको भी आप बेच रहे हो, दलाली भी लगती है, कमीशन भी कटता है, दूसरे डॉक्यूमेंटेशन के खर्चे भी होते हैं, तो नेट प्रतिफल जो आपको मिलेगा वो 5 लाख से कम मिलता है, तो उस शुद्ध प्राप्ति पर टैक्स लगता है, ना कि 5 लाख रुपए पर टैक्स लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, आप इनको एक बार पढ़ के भी समझ सकते हो, ज़्यादा टिपिकल है नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। नियत पूंजी या परिचालित पूंजी, स्थायी पूंजी के लिए प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति है। देखिए कोई स्थायी पूंजी या स्थायी संपत्ति आपको बेची जाती है तो उससे जो प्राप्ति होगी वो पूंजीगत प्राप्ति होगी। परिचालित कोई ऑपरेटिंग संपत्ति है जो निरंतर आपके व्यवसाय में प्रयोग में ली जाती है, उससे कोई प्राप्ति होती है तो आपकी परिचालित पूंजी कहलाएंगी। ठीक है, तो पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से आय या व्यापार संपत्ति, पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से अगर आय होगी तो वो पूंजीगत लाभ होगा और वो पूंजीगत शीर्षक के अंतर्गत, पूंजीगत शीर्षक अपन ने जो क्लासिफाइड किया उसके अंतर्गत उसको ले जाकर वहाँ पर उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो आय देखिए कौन कौन सी हो सकती है। एक तो व्यापार के दौरान लेन देन अगर आपने किया है तो उससे भी लाभ हो सकता है। दूसरा अंशों तथा प्रतिभूतियों के विक्रय से भी लाभ उत्पन्न होता है। अगर आप शेयर मार्केट में या सिक्योरिटी मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो आप सेल्स और परचेज करते हो तो आपके प्रॉफिट होते हैं, तो वो आपकी इनकम मानी जाएंगी और उसमें टैक्स लगेगा। एकांकी लेन देन, क्या ये व्यापार का गठन कर सकता है? देखिए एकांकी लेन देन, इसको अपन समझ लेते हैं क्या है ये। किसी एकांकी लेन देन को भी व्यवसाय या व्यापार की प्रगति का उपक्रम माना जा सकता है इनकम टैक्स की दृष्टि से, भले ही यह करदाता के व्यवसाय के सामान्य प्रचालन के बाहर हो। ठीक है, एकांकी लेन देन का मतलब है कोई एक सिर्फ एक लेन देन जो आपका सीधा सीधा आपके व्यवसाय से संबंधित नहीं है, व्यवसाय के बाहर है, अगर उससे इनकम हो रही है तो उसको भी इनकम टैक्स के दायरे में रखा जाएगा। इसका मतलब ये है। ठीक है, परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति क्या होती है? वार्षिकियों के संबंध में जो समय के अवधि अंतरालों पर निर्दिष्ट राशि में देय होती है, प्राप्ति आगम स्वभाव की होगी, भले ही इसमें पूंजी के आय में परिवर्तन का समावेश हो। लिक्विडेटेड डैमेजेस, एक नियोजक से प्राप्त वार्षिक वेतन से आय, वार्षिकी वेतन शीर्षक के आय में कर योग्य। देखिए ये उस चीज़ के बारे में पूछ रहा है, कोई कर्मचारी जो सेवा में है या कोई सर्विस करता है, कर्मचारी है, तो उसको एक एन्युटी वार्षिकी का भुगतान होता है। जब वो रिटायर होता है तो उसको एक मुश्त राशि का भुगतान किया जाता है, तो वो राशि भी उसकी आय में शामिल की जाती है। एजेंसी की समाप्ति पर क्षतिपूर्ति, आपने कोई एजेंसी ले रखी है और उसका कॉन्ट्रैक्ट आप समाप्त करते हो, आपका जो प्रधान है जो जिसने आपको एजेंसी दी है और वो आपसे कह देता है कि अब एजेंसी समाप्त कर रहे हैं और एजेंसी समाप्त करने के बदले आपको कोई क्षतिपूर्ति या कोई राशि भुगतान की जाती है तो वो भी आपकी आय में शामिल की जाएंगी। तो ये प्रकार हैं। उपहार भी आपके इनकम में आएंगे।
ठीक है, ये अन्य स्रोतों के अंतर्गत आप इसको रखेंगे। भारत का मतलब क्या है? अब देखिए, इनकम टैक्स में भारत की डेफिनेशन क्या है, आयकर के उद्देश्य से भारत का मतलब क्या है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र, भारत का जो संविधान का अनुच्छेद 1 है उसमें जो क्षेत्रफल डिसाइड है, आप लोग को फिगर या आंकड़ा भी याद होगा, 342,642 जो वर्ग किलोमीटर है वो भारत का क्षेत्रफल है। तो उसका मीनिंग है, इसका मतलब भारत का मतलब उससे है। दूसरा, महाद्वीपीय चट्टान, महाद्वीपीय जो चट्टानें हैं, ठीक है, क्षेत्रफल में वो भी शामिल है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र तथा कोई अन्य निर्दिष्ट समुद्री क्षेत्र, इसके क्षेत्र के ऊपर वायुमंडल और प्रादेशिक जल। देखिए, व्यापार जो किया जाता है वो हर क्षेत्र में किया जाता है। भारत का एक समुद्री क्षेत्र भी है, वायु क्षेत्र भी है, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र भी है, समतल क्षेत्र भी है। तो पूरा इसमें आपको शामिल करना होगा। वो निर्धारित है कि समुद्री सीमा कितनी, कहाँ से कहाँ तक ये भारत में शामिल है, और उसके बीच में कोई व्यक्ति रहता है या व्यापार करता है तो उसकी आय इनकम टैक्स के उद्देश्य से उसकी आय में शामिल की जाएगी या नहीं की जाएगी। आयकर की अधिकतम सीमांत दर और कर की औसत दर, अब ये चीज़ भी आपको समझनी है, कर की औसत दर क्या होती है और आयकर की सीमांत दर क्या होती है। देखिए, कर की औसत दर का अर्थ होता है कि कुल आय पर गणना करके आयकर की राशि को उस कुल आय से विभाजित करके आने वाली दर। देखिए, पहले तो सबसे पहले क्या करेंगे, कुल आय की गणना करेंगे, ठीक है, फिर आयकर की राशि को, ठीक है, आयकर की कुल राशि को उस कुल आय से विभाजित करके आने वाली दर से है। तो ये जो सिंपल सा है, मान लीजिए आपने कुल आय की गणना की और उस आय पर अलग अलग दर से आपने जो, मतलब जैसे मान लीजिए 0 से 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं है, फिर 2.5 लाख पर 10%, फिर 20%, फिर 30%, ऐसे इनकम के स्लेब बना के आपने पूरा टैक्स कैलकुलेट कर लिया। तो सारे टैक्स को मिलाएंगे पहले, तो उसका टोटल करेंगे कि कितना टैक्स आया स्लेब के अकॉर्डिंग, और फिर उस टोटल टैक्स में अपन कुल आय का, टैक्सेबल आय का भाग देंगे। जो भी रेट आपकी निकल के आती है वो हो जाएंगी आपकी कर की औसत दर, ठीक है। अगला है आपकी अधिकतम सीमांत दर का क्या मीनिंग है। निर्धारित वर्ष के वित्तीय अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट व्यक्ति एओपी या बीओआई, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स या बॉडी ऑफ इनकॉर्पोरेशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की स्थिति में, व्यष्टियों का निकाय या व्यक्तियों का समुदाय, जैसी भी स्थिति हो, उच्चतम स्लैब में लागू आयकर की दर आयकर पर अधिक शुल्क सहित यदि कोई हो। तो ये अधिकतम सीमांत दर का मतलब है, ये दो व्यक्ति जिनको इनकम टैक्स में डिफाइन किया गया है, एक तो एओपी और एक है आपका बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्तियों का समुदाय या व्यक्तियों का संगठन, दूसरा व्यक्तियों का समुदाय। इस पर जिस रेट से जो टैक्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं अधिकतम सीमांत दर। इसके लिए जो टैक्स की जो रेट डिसाइड की गई है वो होती है इनकम टैक्स के स्लैब में जो हाईएस्ट रेट है उस पर उपकर की राशि शामिल करके जो रेट डिसाइड आती है, जो रेट निश्चित होती है, उसको अधिकतम सीमांत दर अपन कहते हैं। चलिए आगे है आपका गत वर्ष और कर निर्धारण वर्ष, जो अपन ने शुरू में भी अपने ये वर्ड आए थे चैप्टर की स्टार्टिंग में। तो गत वर्ष का क्या मीनिंग है और कर निर्धारण वर्ष का क्या मीनिंग है, ये दो ही चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं समझ में आया तो आप इनकम टैक्स बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। कर निर्धारण वर्ष, धारा 2(9) में इसको परिभाषित किया गया है। कर निर्धारण वर्ष का अर्थ है 12 माह की उस अवधि से जो हर वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होती है। 12 महीने की अवधि जो हर वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होगी। तो 12 माह जब 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा तो 12 माह कहाँ पर होंगे, 31 मार्च को, आने वाली 31 मार्च को, ठीक है। जिस वर्ष में कर चुकता किया जाता है उस वर्ष को कर निर्धारण वर्ष कहते हैं। सिंपल है, गत वर्ष एक वर्ड है, कर निर्धारण वर्ष जिसमें आप कर का निर्धारण करोगे। किसके लिए, पिछले आय जब वर्ष समाप्त होगा तभी आप उसकी आय की गणना कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो जिस वर्ष में कर चुकता किया जाता है उस वर्ष को कर निर्धारण वर्ष कहते हैं, जबकि जिस वर्ष के लिए इसकी कर की गणना की जाती है उस वर्ष को गत वर्ष कहते हैं। आई थिंक दोनों क्लियर हो गए होंगे। गत वर्ष, देखिए जिस वर्ष के लिए आय की गणना की जाती है वो तो होता है गत वर्ष, और जिस वर्ष में आय की गणना की जाती है उसको बोलते हैं कर निर्धारण वर्ष। और कर निर्धारण वर्ष 12 माह की अवधि होती है जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2020, तो 31 मार्च 2020। अब जो 1 अप्रैल 2020 से जो अवधि शुरू हो रही है, इस अवधि में अपन अपने गत वर्ष की आय का कैलकुलेशन करेंगे। अब गत वर्ष क्या हो जाएगा आपका 2019-20, जो 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 20 तक की अवधि होंगी, ठीक है। और 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च
2021 ये आपका हो जाएगा कर निर्धारण वर्ष। ठीक है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 12 माह की अवधि कहाँ पर खत्म होगी इसमें, 31 मार्च 2021 को। तो ये कर निर्धारण वर्ष होगा और इसमें अपन गत वर्ष की यानी कि 2019-20 की आय की गणना इसमें करेंगे और उस पर टैक्स लगाएंगे। ठीक है, तो कर निर्धारण वर्ष का मतलब हो गया जिसमें आय की गणना की जाती है और गत वर्ष जिसके लिए आय की गणना की जाती है। ठीक है, ये सिंपल सा है। देखिए उदाहरण भी है, गत वर्ष 19-20 में अर्जित की गई आय पर कर निर्धारण वर्ष 2020-21 में लगाया जाता है। ठीक है, कर निर्धारण वर्ष हमेशा 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा और इसकी अवधि हमेशा 12 माह की होगी। क्लियर हो गया होगा गत वर्ष। इसका अर्थ होता है कर निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व का वित्तीय वर्ष। अगर आपका जो कर निर्धारण वर्ष है, जैसे अभी क्या चल रहा है 2020-21 कर निर्धारण वर्ष चल रहा था, इससे ठीक पूर्व का वित्तीय वर्ष कब समाप्त हुआ होगा, 31 मार्च 2020 को। तो वही आपका क्या होगा गत वर्ष। और कर निर्धारण वर्ष में अपन गत वर्ष की आय की गणना करते हैं और उस पर टैक्स लगाते हैं। अब दूसरा एक सिंपल सा पॉइंट है कि कुछ व्यवसाय ऐसे भी होंगे, कुछ पेशे ऐसे भी होंगे जो ज़रूरी नहीं है 1 अप्रैल को प्रारंभ कर दिए जाएं, तो उनका गत वर्ष कहाँ से शुरू माना जाएगा। ठीक है, तो वो लोग जिस तिथि को अपना व्यवसाय शुरू करते हैं उसी तिथि से उनका गत वर्ष शुरू माना जाएगा। मान लीजिए जैसे स्थापना की तिथि से शुरू होकर वित्तीय वर्ष 31 मार्च के समाप्त होगा तथा आय नए स्रोत के संबंध में उस नए स्रोत के प्रारंभ की तिथि से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होगा। ठीक है, मान लीजिए उदाहरण है ए अपना व्यापार 1993 से चला रहा है। उदाहरण दोनों को समझना है अपने को, गत वर्ष और कर निर्धारण वर्ष को। ए कोई व्यापारी है जो 1993 से अपना बिजनेस चला रहा है। ठीक है, तो वर्तमान में कर निर्धारण उसके लिए क्या होगा 20-21 और गत वर्ष क्या होगा उसके लिए 1/4/2019 से लेकर 31/3/2020 की अवधि उसके लिए गत वर्ष हो जाएंगी। ठीक है, 20-21 यानी कि इससे पहले का तुरंत पूर्व का वित्तीय वर्ष उसका गत वर्ष होगा। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण देखिए, एक चार्टेड अकाउंटेंट है जिसने अपना पेशा या अपना प्रोफेशन 1 जुलाई 2019 में शुरू किया है, तो कर निर्धारण वर्ष क्या होगा उसके लिए, समझ रहे हो। 1 जुलाई 2019 में शुरू किया तो कर निर्धारण क्या होगा और उसकी गत वर्ष की अवधि क्या होंगी। ठीक है, तो गत वर्ष की अवधि 1 जुलाई 2019 से लेकर 31/3/2020 तक तो गत वर्ष होगा, यानी कि उसका गत वर्ष 12 माह की अवधि का नहीं होगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 9 महीने के लिए उसका गत वर्ष होगा। 9 महीने की आय की गणना कर निर्धारण वर्ष 20-21 में की जाएंगी। तो कर निर्धारण वर्ष तो 20-21 होगा, पर गत वर्ष सिर्फ 9 महीने की अवधि का होगा, 1 जुलाई 2019 से लेके 31/3/2020 तक। ठीक है, आई थिंक गत वर्ष और कर निर्धारण वर्ष आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अप्रकट स्रोतों के लिए गत वर्ष। देखिए कुछ इनकम के सोर्स या कुछ आय ऐसी होती है जिनका अपन सोर्स पता नहीं कर पाते, तो उनके लिए गत वर्ष कौन सा माना जाएगा। सीधा सा है कि ये जिस भी वर्ष में शामिल, अगर कुछ ऐसा प्रूफ मिल जाता है आपको, ठीक है, ये परिस्थिति पर डिपेंड करेगा। अगर आपको कोई प्रूफ मिल जाता है उस सोर्स का कि ये इस वर्ष में अर्जित की गई आय थी, तो उसके लिए वह गत वर्ष होगा और उस गत वर्ष के लिए जो कर निर्धारण वर्ष होगा आगामी, उसके प्रोविजनों या उसके प्रावधानों के आधार पर ही उस पर इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, ये तो जब आप डिसाइड कर सकते हो तब की स्थिति है। अगर आप कोई चीज़ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो जिस वर्ष में आपका उसको पता चला है, ठीक है, जिस वर्ष में आपको उसका पता चला है वह गत वर्ष होगा और उस गत वर्ष के लिए निर्धारित प्रावधानों के अनुसार ही इनकम टैक्स की कैलकुलेशन उसमें की जाएंगी। ठीक है, ऐसे कई स्रोत हो सकते हैं। नगद जमा आपको मिल जाती है, कोई ऐसा वे जो नहीं करना था, अस्पष्ट वे हैं, आय का ऐसा कोई भी सोर्स से आपको कोई गड़ा हुआ धन मिल जाता है, सोना चांदी मिल जाता है, तो उसको फिर अपन किस तरह से अपन इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ मिल जाता है तो उसके अकॉर्डिंग उसका गत वर्ष और कर निर्धारण वर्ष डिसाइड करके अपन उस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बाकी ये चीज़ें हैं, अस्पष्ट धनराशि, अस्पष्ट निवेश, रोकड़ जमा, बही खाता में पूर्णतः प्रकट न किए गए निवेश आदि की राशि, किस तरह से इसका ट्रीटमेंट करना है ये आप पढ़ लेना। इनको पढ़ने से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, पढ़ने से आसानी से समझ में आ जाएंगी। अगर एक एक को पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखिए अब अपन जो सबसे इम्पोर्टेंट है मैं उसमें आता हूँ सीधा। कर की दरें ये हर साल फाइनेंस बिल के माध्यम से आपको प्रेस्क्राइब की जाती हैं, चेंज किए जाते हैं, कम ज़्यादा की जाती हैं। कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए लागू स्लैब दरें, कर निर्धारण वर्ष 2019-20, अभी करंट में तो वैसे 20-21 चल रहा है, पर 2019-20 के लिए
क्या स्लैब डिसाइड थे वो देख सकते हो आप। वेष्टि, हिंदू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों का संघ और वेष्टियों का संघ और कृत्रिम वैधानिक व्यक्तियों के लिए, ठीक है, ये क्लासिफाइड है। तो 2,50,000 तक तो कर क्या था, शून्य। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, ठीक है, और 5 लाख से अधिक और 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से अधिक होने पर 30%। ये प्रगतिशील दरें हैं, आय बढ़ रही है तो इनकम टैक्स की रेट भी आपकी बढ़ रही है। उदाहरण के माध्यम से भी देखिए कैलकुलेशन की गई है। एक्स कोई व्यक्ति है जिसकी कुल आय 12 लाख है, तो उस पर कुल कर देयता किस तरह से कैलकुलेट की जाएंगी, ठीक है। छूट तथा अधिभार से पूर्व कर दायित्व, तो 1,72,500 आया है, तो ये किस तरह से आया है, देखिए। प्रथम 2,50,000 पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, शून्य लगेगा। उसके बाद के 2.5 लाख, यानी कि 2 लाख से लेके 5 लाख तक, तो 2.5 लाख, आगे के 2.5 लाख पे 5% कितना होता है, 12,500। फिर 5 से 10 लाख यानी कि 5 लाख पर 20 उसका 20% 1 लाख हो गया। और 10 लाख से अधिक जो आय है यानी कि 2 लाख, कितनी बची है, 2 लाख, उसका 30% 60,000। टोटल टैक्स आपका हो जाता है 1,72,500 रुपये, ठीक है। तो ये इस तरह से टैक्स कैलकुलेट अपन करेंगे। तो उसी तरह से ये तो था आपके क्या नाम से, वेष्टि, हिंदू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों का संघ और वेष्टियों का निकाय और कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति के लिए। अब दूसरी कैटेगरी है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। वरिष्ठ नागरिक किसको कहेंगे, ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक परंतु 80 वर्ष से कम है, उनको टैक्स में थोड़ा ज़्यादा रिलीफ दिया गया है। उनकी 3 लाख तक की इनकम जो है छूट दी गई है, शून्य रहेगा। 3 लाख से 5 लाख पे 5% है, 5 से 10 लाख पे 20% है, और 10 लाख से अधिक पे 30% है। कैलकुलेशन की प्रोसेस फर्स्ट उदाहरण में जो है वैसे ही करनी है, ठीक है। निवासी व्यक्ति जिसकी आयु गत वर्ष में किसी भी समय 80 वर्ष से अधिक, इनको बोलते हैं एसएसपी, सीनियर सिटीजन पर्सन, एसएसपी। एक तो हो गया एसपी सीनियर पर्सन, और एक सुपर सीनियर सिटीजन एसएससी। तो इसको 5 लाख तक इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। 5 से 10 लाख का स्लैब है, उस पर 20% है, और 10 लाख से अधिक है तो उस पर 30% है। फिर उदाहरण से इनको अपन और अच्छे से समझ लेंगे। अब साझेदारी फर्म, एलएलपी या फर्म, उसके लिए कोई स्लैब नहीं है, उसको डायरेक्ट 30% की रेट से टैक्स देना है। चाहे 1 रुपया लाभ कमाओ, चाहे 1 लाख रुपए का लाभ कमाओ, चाहे 1 करोड़ का लाभ कमाओ, उसको 30% की दर से टैक्स देना है। स्थानीय प्राधिकरण कोई लोकल अथॉरिटी है तो उसको भी 30% की दर से टैक्स देना है। सहकारी समिति के संबंध में थोड़ा अलग प्रोविज़न है। कुल आय अगर 10,000 से अधिक नहीं है तो कुल आय का 10% उसको टैक्स देना है। जहां कुल आय 10,000 से अधिक किंतु 20,000 से अधिक नहीं है तो 1,000 प्लस 10,000 से अधिक कुल आय की राशि का 20%, ठीक है। 1,000 प्लस 10,000 से अधिक कुल आय की राशि का 20%, ठीक है। इसको बहुत ही अच्छे उदाहरणों से अपन आगे देखेंगे। चैप्टर है इनके अलग अलग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के। जहां कुल आय 20,000 से अधिक होंगी तो 3,000 प्लस 20,000 से अधिक कुल आय पर 30% की दर से कर। कंपनी भी घरेलू और विदेशी कंपनी होंगी। घरेलू कंपनी के लिए अलग टैक्स रेटें हैं और विदेशी कंपनी के लिए अलग टैक्स रेटें हैं। और फिर उनकी आय के स्लैब भी हैं कि 100 करोड़ आय है, 500 करोड़ आय है, 1000 करोड़ आय है, तो उस पर किस तरह से टैक्स लगेंगे, इनको आगे अपन चैप्टर वाइज देखेंगे। सैंक्शन बताए हुए हैं 112 के अंतर्गत। दीर्घावधि पूंजी लाभ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होती है तो उस पर 20% की दर से टैक्स है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे करेंगे, इसका पूरा लेसन है, वो अपन देखेंगे। 112 है स्थानांतरण पर दीर्घकालीन पूंजी लाभ, उस पर 10% की दर से लगेगा टैक्स। ये रेट्स आपको दे रखी है, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे क्वेश्चन में भी आपको मेंशन कर दी जाती है। आपको नेचर पता करनी होती है कि दीर्घकालीन पूंजी लाभ है या अल्पकालीन पूंजी लाभ है, और जो रेट अप्लाई होती है उससे अपने को टैक्स कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, आई थिंक जहाँ तक है अपन वीडियो को शॉर्ट ही रखेंगे ताकि आप लोग बोर नहीं हो। तो आगे का टॉपिक अपन अधिभार या अधिशुल्क से आगे की जो परिभाषाएं हैं वो अपन बाद में अगले वीडियो में देखेंगे। आई थिंक काफ़ी है इस वीडियो में, तो कोई भी पॉइंट एक बार आप रीड करें। मैं आपको इसका PDF लिंक अवेलेबल करवा दूंगा इस लेसन का, और उनको आप रीड करें, और जो पॉइंट या कोई टर्मिनोलॉजी आपको समझ में नहीं आती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। धीरे धीरे हम वीडियो क्वालिटी को भी सुधारेंगे और एक लाइव क्लासरूम में आपको वीडियो बताएंगे जिसमें बोर्ड में अपन जो क्वेश्चंस होंगे उनको हल करेंगे। अभी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वीडियो को शूट करने का, तो जहाँ तक पॉसिबल है आपको इसी तरह से बोल के ही हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं। तो आशा है आप लोग समझेंगे, ठीक है। तो हैव ए गुड डे, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।